अब हम देखेंगे अदर ज्योमेट्रीज के ऊपर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट्स ऑन वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल in metal complexes for most common geometries octahedral, tetrahedral and square planar are already explained। हमने ये तीन पहले ही देख लिया, ऑक्टाहेड्रल भी देख लिया, टेट्राहेड्रल भी देख लिया और स्क्वायर प्लेनार भी देख लिया हमने। The other geometries, particularly linear and trigonal, are not common and have only few examples। ठीक है, ये कॉमन नहीं है और इनके बहुत कम एग्जाम्पल्स है, few examples है। For these other geometries, trigonal, bipyramidal and square pyramidal geometries, the configurations are not discussed in detail, but their d orbital energies in the crystal field are listed in table 1.3। एक टेबल दिया है 1.3, उसमें हम लोग देखेंगे उनके एनर्जी के बारे में दिया गया है, लेकिन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया है। Using the values given in this table, energy level diagrams can be constructed on the basis of the concept applied for the common geometries। देखो ये सीधी सी बात है, ये हमारे अभी इम्पोर्टेंट में नहीं है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ अदर ज्योमेट्रीज वाला। सो अगर ये टेबल 1.3 में देखोगे तो आपको हर एक का एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। चलो पेज नंबर 23 पे देखते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 and 3, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 हो, आर रेयर। देयर ज्योमेट्रीज आर लीनियर एंड ट्राइगोनल प्लेनार रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सीधी सी बात है, दो रहेंगे तो लीनियर रहेगा, तीन रहेंगे तो ट्राइगोनल प्लेनार रहेगा, और बहुत रेयर होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर। इन लीनियर ज्योमेट्री द टू लाइगेंड्स आर अलोंग z एक्सिस and d orbitals of metal which are in the direction of ligands face more repulsion, that is dxz, sorry dxz नहीं होगा ये, dz square dxz dyz are raised in energy। ठीक है, एनर्जी इनकी बढ़ जाती है। The split d orbital energy values given in the table 1.3, अभी 1.3 टेबल देखा, उसमें एनर्जी दिया है। Suggest that dz square dyz dxz are raised and dx square minus y square dxy are lowered। क्या बोला है, जब भी लीनियर ज्योमेट्री में दो लाइगेंड होते हैं वो अलोंग z एक्सिस होते हैं, तो d ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल का, वो लाइगेंड के डायरेक्शन में अपना फेस किए रहते हैं, तो ज़्यादा इनको रिपल्शन मिलता है। तो कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं डी ऑर्बिटल में? देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी जेड स्क्वायर एक्स जेड वाई जेड और डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपना मुंह घुसा के रखते हैं रिपल्शन वाले एरिया में, तो इनकी एनर्जी रेज हो जाती है। सो यहाँ पे डीजेनरेसी ख़त्म हो जाती है और डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है, जिसमें कि डी जेड स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी डी जेड स्क्वायर एक्स जेड और वाई जेड रेज होते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई जो है ये लोवर्ड हो जाते हैं एनर्जी में। फिर क्या बोला है, डी जेड स्क्वायर इज रेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट वाइल डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड आर रेज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड आर डीजेनरेट। क्या बोला है, डी जेड स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा इस मतलब इसका एनर्जी रेज होता है, और डी एक्स जेड और वाई जेड जो है बहुत कम इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, बट ये दोनों डीजेनरेट फॉर्म में रहते हैं। डीजेनरेट मतलब ये दोनों की एनर्जी इंक्रीज होने के बाद भी सेम रहती है, डी एक्स जेड वाई जेड की, और इसकी जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई आर लोअर्ड इन एनर्जी टू सम एक्सटेंट, और ये दोनों की एनर्जी लो हो जाती है। तो हमने देखा कि ये जो है इनकी तीनों की एनर्जी बढ़ती है, जिसमें कि एक्स वाई सॉरी वाई जेड एंड एक्स जेड आर अगेन इन डिजेनरेट फॉर्म इवन आफ्टर इंक्रीज इन देयर एनर्जी, एंड डी जेड स्क्वायर जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया है इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री। अभी ट्राइगोनल ज्योमेट्री के बारे में, ये था हमारा लीनियर ज्योमेट्री के बारे में। अब है ट्राइगोनल ज्योमेट्री। द बॉन्ड्स लाई इन एक्स वाई प्लेन। अब यहाँ पे बॉन्ड्स जो हैं एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। The d orbitals which are along x
and y axis are raised in energy and others are lowered. The value is given in the table 1.3. ठीक है, अब जहाँ पे जब बॉन्ड्स एक्स वाई एक्सिस में है, एक्स वाई प्लेन में है, अगर लाइगेंड एक्स वाई प्लेन में है, तो डी ऑर्बिटल एक्स और वाई एक्सिस में होंगे उन्हीं की एनर्जी रेज होगी, अब बचे हुए जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी लो रहेगी. So the values given in table 1.3 suggest that dx square minus y square and dxy orbitals are raised to some extent and dxz yz are lowered to same extent. क्या बोला टेबल 1.3 क्या बोलता है कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी रेज होती है, मतलब ये अपना वो घुसा लिए इनके दोनों एक्सिस में, रेज टू द सेम एक्सटेंट. एंड डी एक्स जेड और वाई जेड जो है इनकी एनर्जी लोअर रहती है लेकिन सेम एक्सटेंट, मतलब दोनों डिजेनरेट में रहते हैं. ये दोनों साथ में रहेंगे, इनकी एनर्जी इक्वल अमाउंट में डिक्रीज हुई, और ये दोनों साथ में रहेंगे, इनकी एनर्जी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हुई. एनर्जी ऑफ डी जेड स्क्वायर इज ऑल्सो लोअर टू सम एक्सटेंट, और इसका भी एनर्जी लो हुआ डी जेड स्क्वायर का भी, लेकिन इनके कंपेरिजन में कम लो हुआ. ठीक है. सिमिलरली फॉर 5 कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिसका 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्रीज, इनमें क्या होता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग पैटर्न कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्प्लिटिंग एनर्जीज इन टेबल 1.3. टेबल 1.3 जो हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं इनका स्प्लिटिंग कैसे होता है. ठीक है. सो इन लीनियर ट्राइगोनल एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सिमेट्रीज द मेटल डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिट इनटू 3 लेवल्स. 3 लेवल में ये स्प्रेड होते हैं. कौन? लीनियर ऑर्बिटल, लीनियर वाले जो ज्योमेट्री होते हैं, ट्राइगोनल वाले जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस, और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सिमेट्री वाले होते हैं. इनके डी ऑर्बिटल 3 लेवल में स्प्लिट होते हैं जैसे कि हमने देखा. ठीक है. अभी वेर इज स्क्वायर प्लेनार एंड स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्रीज, स्क्वायर प्लेनार जो है और स्क्वायर पिरामिडल जो है ये दोनों जो हैं स्प्लिट होते हैं 4 लेवल में. ठीक है. नाउ कंसिडरिंग ऑल द ज्योमेट्रीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम कोबाल्ट फ्रॉम कोबाल्ट NO2 to 6, the crystal field splitting pattern of d orbital can be shown in the figure 1.13. 1.13 में फिगर में आप देखेंगे बुक में तो आपको मिल जाएगा. इसमें सब जितने भी सबके स्प्लिटिंग पैटर्न हैं सब दिखाए गए हैं. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट ऑफ 10 dq. अभी 10 dq कैसे मेजर किया गया. द एनर्जी गैप 10 dq और डेल्टा नॉट डेल्टा ओ, मतलब ये एनर्जी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री between the T2g and EG orbital in octahedral complexes can be determined by the absorption spectrum of the complex. ठीक है. कॉम्प्लेक्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हम लोग पता लगा सकते हैं. किससे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से. इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस द वैल्यू ऑफ 10 dq इज यूजुअली स्मॉल. क्या बोला है? ट्रांजिशन मेटल जो होता है, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसमें 10 dq वैल्यू बहुत छोटा रहता है. द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from the lower energy orbitals to the higher energy orbitals is very easy and can be achieved even by the absorption of low energy radiations present in the visible light. अभी क्या बोला है कि ये जो ट्रांजिशन मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना बहुत इजी होता है क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में भी एक्साइट हो जाते हैं. ठीक है. और ये इनको एक्साइट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता, इसलिए ये विजिबल लाइट के प्रेजेंस में ही एक्साइट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सम सिलेक्टेड वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. अब यहाँ पे क्या बोला है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर है वो कलर्ड होते हैं. क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, और एक्साइट कब होते हैं, कौन से रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं? विजिबल रीजन के लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं. इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इनका कलर विजिबल रीजन में जो कलर मतलब जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेंगे वही वेवलेंथ का हमको कलर दिखेगा. इफ़ लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. अगर लैम्डा रेडिएशन एब्जॉर्ब का वेवलेंथ है, मतलब ये एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इज गिवन इन रिलेशनशिप E इज इक्वल्स टू एच न्यू. सो न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा हो गया. और हमको पता है यहाँ पर कि जो हमारा लैम्डा होता है न्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होता है, सॉरी वेव नंबर जो होता है इस 1 अपॉन लैम्डा होता है. तो 1/λ को शिफ्ट कर दिया वेव नंबर से. सो एच न्यू डैश सी, where h is Planck's constant, c is velocity of light, and v bar is the nu bar is the frequency in wave number. From the value of E, एनर्जी की वैल्यू से 10 dq कैन बी डिटरमाइंड. 10 dq हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं.
तो समझ में आया मेजरमेंट ऑफ 10 DQ कैसे कलर 10 DQ कैसे मेजरमेंट करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और जो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिन द वैल्यू ऑफ 10 DQ इज यूजुअली स्मॉल, बहुत स्मॉल होते हैं 10 DQ वैल्यू। और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत लो एनर्जी चाहिए होता है, वो हम लोग पता लगा सकते हो लो एनर्जी इनविजिबल रीजन में भी वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए जो विजिबल रीजन की जो वैल्यू को एब्जॉर्ब करते हैं वही कलर ये शो करते हैं। आई होप ये समझा होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। एक और पेज नंबर था आप लोग का, आई थिंक, एक मिनट, पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 पे आप लोग को डायग्राम दिया हुआ है एक, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर है ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है 1.13 में, सबके एनर्जी लेवल्स दिए हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के, ये आप लोग देख सकते हो इसको पॉज करके। देखो अभी लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 10 DQ फॉर कॉम्प्लेक्स आयन। अभी जो आयोनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिए 10 DQ का वैल्यू कैसे निकाला जाए। आयोनिक कॉम्प्लेक्स देखो इधर चार्ज, आयोनिक मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। देखो यहाँ पे टाइटेनियम हेक्सा हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी हेक्सा हाइड्रेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3+ हो जाएगा। तो टाइटेनियम 3+ ion has D1 configuration, hence the d electron will occupy one of the lower degenerate T2G orbital। हमने देखा था T2G ऑर्बिटल ही ये फिल होगा इसका, सबसे नीचे वही रहता है लो एनर्जी। when the complex absorbs light of proper wavelength, the electron from T2G orbital ground state will be promoted to the EG orbital excited state। तो अगर लाइट हम लोग देंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में था इधर इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया ईजी वाले में, हायर एनर्जी लेवल पे। सिंस द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स to another set of d orbitals, the transition is called dd transition, and the observed absorption band in the spectrum is called dd transition band। ठीक है, जो ये एब्जॉर्प्शन बैंड पाया गया है इस स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम में, इसको हम बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन बैंड। फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी डी ट्रांजिशन बैंड वैल्यू ऑफ 10 DQ कैन बी कैलकुलेटेड। 10 DQ का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी डी ट्रांजिशन बैंड। डी डी ट्रांजिशन बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो भी इसका फ्रीक्वेंसी आएगा, जो भी इसका न्यू रहेगा, उससे हम लोग वैल्यू ऑफ 10 DQ कैलकुलेट कर सकते हैं कितना उसका वैल्यू रहेगा। 10 DQ क्या एनर्जी है, हमें अगर न्यू की वैल्यू मिल गई, किसकी फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू है, न्यू की वैल्यू मिल गई तो ई निकाल सकते हैं, एच तो हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ई इक्वल टू एच न्यू, न्यू मिल गया तो ई भी मिल जाएगा हम लोग को। आगे क्या बोला है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस वन, ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज गिवन इन फिगर 1.15। फिर इस अभी 1.15 फिगर हम देखेंगे तो उसमें हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स का मिलेगा। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम दैट देयर इज ओनली वन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। रुको एक बार स्पेक्ट्रम दिखा लेते हैं हम लोग। ये था पेज नंबर 25 तो 26, ये देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, आपको यहाँ पे दिया है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज गिवन इन 1.15, दिख रहा है ये 1.15 में। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम दैट देयर इज ओनली वन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा at frequency in at a frequency in a wave number 2.03 into 10 की पावर 6। दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर, यहाँ पर देखो एक ही मैक्सिमा आपको शो करेगा, वो भी 2.03 इंटू 10 की पावर 6 के रीजन में, ये वाले रीजन में। एंड लैम्डा इज अराउंड 500 एंगस्ट्रॉम का, सॉरी नैनोमीटर का जो वेवलेंथ होगा उसमें ये शो करेगा। ठीक है, ओनली वन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। सिंस ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शोज ओनली वन बैंड with peak at 2.03 into 10 to the power 6 per meter. From this value E can be calculated, and this E is equal to delta naught or 10 DQ। देखो क्या बोला है, यहाँ पर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, सिंस ओनली वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है ना, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन।
इसलिए यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम में आपको खाली एक ही बैंड दिख रहा है ये बैंड खाली सिंगल बैंड दिख रहा है, वो भी किस पे दिख रहा है, इसका वेव नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 2.03 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। और एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इसका एनर्जी होगा वो डेल्टा नॉट, मतलब क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जितना होता है उतना ही इसका भी होगा, ये 10 dQ के बराबर होगा। सो हमको ये फॉर्मूला पता है, ये पूरा सब कुछ पता है हमें। न्यू बार हमको दिया है 2.03 टू 10⁻⁶, तो हम लोग ई निकाल सकते हैं कैसे, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू जो न्यू बार है इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हमको ये वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू को जूल्स पर मॉलिक्यूल, ये वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से, तो हमको मिल गया ये 2,43,000 जूल्स पर मोल। सो इसको कन्वर्ट करना है किलो जूल्स में, तो 243 किलो जूल्स पर मोल हो जाएगा। ये एनर्जी कितना है, 243 किलो जूल्स पर मोल। तो आई होप ये समझा होगा 25 पेज नंबर, ठीक है। सिंपल ही था ये, इसमें खाली हमको दिखाया है टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स जो है, ठीक है। टाइटेनियम वाला जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसमें कैसे एक्साइटेशन होता है किस तरीके से, और ये कैसे मतलब इसका एनर्जी आप निकाल सकते हो, खाली वन ऑफ द एग्जाम्पल तो दिया था। पेज नंबर 27, चलो पहले पेज नंबर 26 देख लेते हैं। सो एनर्जी हमें मिल गया 243 किलो जूल्स पर मोल। सो 10 dQ किसके बराबर है, डेल्टा ओ, है ना, फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, जो कि इक्वल टू 243 किलो जूल्स पर मोल है। एवोगाड्रो नंबर था ये। दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो भी उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसके बेसिस पे आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर को फाइंड कर सकते हो, ठीक है, फॉर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी देखो यहाँ पे, on the basis of absorption spectrum of this complex, figure 1.15, its color can also be explained. Since delta naught in this complex is 243 kilojoules per mole, this much energy is required for excitation of the electron from T2G to EG level, ठीक है। इतना एनर्जी आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए T2G लेवल, मतलब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी EG लेवल पे जाने के लिए। The complex acquires this energy by absorption of light in green and yellow regions ऑफ वेवलेंथ अराउंड 500 नैनोमीटर। अभी जो 500 नैनोमीटर का वेवलेंथ था जिसमें ये एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसमें ये एक्साइटेशन हो रहा है, ये आता है अराउंड किसमें, ग्रीन एंड येलो रीजन ऑफ वेवलेंथ में आता है ये, ठीक है। सो कलर ऑब्जर्व फॉर अ कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर दैट इज एब्जॉर्ब्ड। अभी जो कलर हमको दिखता है कॉम्प्लेक्स का, वो कलर जो दिखता है वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है किसका, जो भी कलर उसने एब्जॉर्ब किया है। सिंस द कॉम्प्लेक्स absorbs green and yellow light in the region of 500 nanometer wavelength, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसमिटेड लाइट इज ओनली अ मिक्सचर ऑफ ब्लू एंड रेड, दैट इज वॉयलेट, ब्लू एंड रेड का मिक्सचर वॉयलेट हो जाएगा। देयरफॉर दिस कॉम्प्लेक्स अपीयर्स वॉयलेट विच इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ द एब्जॉर्ब रेडिएशन। अभी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया गया था वो क्या था, ग्रीनिश येलो लाइट का रेडिएशन था। तो ग्रीनिश येलो लाइट का रेडिएशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो किस में आता है, ब्लू और रेड के बीच में आता है। तो ब्लू एंड रेड जब मिक्स होता है तो क्या बनाता है, वॉयलेट बनाता है। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वॉयलेट इन कलरिंग करने इसका होगा कलर, ठीक है। दस ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी एक्सप्लेन्ड। हमने देख लिया स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज कैसे देखा जाता है इससे, ठीक है। हमने एनर्जी निकाला और एनर्जी से हमको वेवलेंथ मिला, वेवलेंथ से हमने निकाल लिया कि इसका कलर क्या होगा। तो कितना सिंपल था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हमने फाइंड आउट कर लिया स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हमें मिल गई। The above energy is the most convenient method for measuring 10 dQ values and they can also be determined from the observed lattice energy by using Born-Haber cycle। तो ये बहुत मोस्ट कन्वीनियंट टेक्निक था 10 dQ वैल्यू फाइंड करने के लिए, और अगर उसको एक किसी और तरीके से डिटरमाइन करना है तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बॉर्न-हेबर साइकिल है सब। तो पेज नंबर 26 कंप्लीट हो गया। फिर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर नेक्स्ट लेक्चर में।